नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रक्षित परमार और आज मैं हूं महावीर समता संदेश के इस मुख्य कार्यालय में, जहां पर हमारे साथ हैं संपादक महोदय श्री हिम्मत सेठ साहब। और सेठ साहब से आज एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा देशवासियों ने देखा है कि जिस प्रकार से किसान आंदोलन जो कि 1 साल तक चला और उसमें ऐसा माना जा रहा है कि किसानों की भारी जीत हुई है, इस आंदोलन की जीत को हिम्मत सेठ साहब क्या मानते हैं, इसके भी कई मायने हैं और क्या क्या मायने हो सकते हैं, किस रूप में इसको देखते हैं। और आज जैसा कि 26 नवंबर को एक संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, तो इसको लेकर भी सर का क्या सोचना है, संविधान दिवस मनाया जाना कितना सार्थक है और क्या इसकी उपयोगिता, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले सेठ साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि देश में किसान आंदोलन जिस प्रकार से चला है, किसानों ने जो सैक्रिफाइस किया है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं। सरकार ने जो इतना लंबा समय लिया, इस पर आप विस्तार से अपनी बात को रखें। किसान आंदोलन की जो बात है वो आज़ादी के आंदोलन के बाद एक बहुत ही यूनिक आंदोलन था, बिल्कुल अलग तरह का आंदोलन जो 1 साल तक लंबा चला। मतलब मेरे को नहीं लगता कोई आंदोलन इतना लंबा चला हो और कंटिन्यूस रहा हो। मतलब ठीक है कि जैसे कई आंदोलन हुए और बीच में होते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर होते हैं, फिर रुक जाते हैं, इस तरह से तो हुआ है, लेकिन ये 1 साल तक कंटिन्यूस धरने पर बैठे, ये एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, किसान आंदोलन के संदर्भ में ये एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि ये आंदोलन सिर्फ 1 साल का ही नहीं है। ये आंदोलन पिछले 3-4 साल से, बल्कि 2017 से तो लगातार चल रहा है। कभी रैली निकल रही है, कभी लोग पद यात्रा कर रहे हैं, कभी यात्राएं निकल रही है। तो जैसे योगेंद्र यादव और डॉक्टर सुनीलम वगैरह ने मिलकर के एक बड़ी यात्रा की थी, 240 संगठन उसमें जुड़े हुए थे, है ना। जैसे महाराष्ट्र में मराठवाड़ा से बॉम्बे तक की किसानों ने यात्रा की थी, पद यात्रा की थी 15 दिन की। उनके पाँव में छाले पड़ गए थे और फिर भी चलते हुए वहाँ पर पहुँचे। तो इस तरह से पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहा था। किसान आंदोलन क्यों हुआ, ये एक अलग विषय है, क्योंकि ये जो 3 साल से जो चल रहा था उसमें किसानों की 2 मांग थी। जितने भी कर्जे हैं किसानों पर वो माफ़ किए जाएं, क्योंकि वो मतलब प्राकृतिक आपदा की वजह से या और इन फसलें ख़राब हो जाने की वजह से या गेहूँ मतलब बीज सही नहीं होने की वजह से वो कर्ज में आ जाते हैं, तो वो कर्जे माफ़ किए जाएं, पहली बात। और दूसरी बात जो थी उसमें उन्होंने कहा कि हमारे को हमारी उपज का वाजिब मूल्य मिले। और वाजिब मूल्य का मतलब ये था कम से कम जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार डिक्लेयर करती है, कम से कम वो हमको मिले, उसको वैधानिक किया जाए। तो ये दोनों मांग लेकर के पहले से चल रहे थे। बीच में नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 अध्यादेश ले आए। मेरे हिसाब से कि किसानों के जो ये 3 अध्यादेश लाए गए, इनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। मतलब ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी कि अध्यादेश लाने पड़ते। अध्यादेश जब लाए जाते हैं, अध्यादेश का प्रोविज़न है, ला सकते हैं, संविधान में है ये, तो वो तब ला सकते हैं जब उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो और संसद का सत्र दूर हो, तब उसको लाया जाता है। इसमें क्या हुआ कि किसानों के जो तीनों बिल थे, तीनों जो बिल लाए गए, मतलब जो कानून बने, उसमें ऐसी कोई आवश्यकता ऐसे नहीं था कि भाई ये नहीं लागू करेंगे तो डूब जाएंगे या कोई नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा या देश में जो है भारी आतंक फैल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये तीनों अध्यादेश लाना सरकार की भूल थी। सरकार को सब लोगों से बातचीत करके फिर कानून लाना चाहिए था और पास करना। अच्छा, जो संसद में पास किया गया कानून, वो भी बहुत ही अवैधानिक रूप से पास किया, क्योंकि संसद उस समय 4-4 घंटे ही चल रही थी कोविड की चक्कर में, और
संविधान का में है ये साफ लिखा हुआ, अनुच्छेद वगैरह तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन ये साफ लिखा हुआ है कि संसद में कैसे बिल पास होगा। 5-7 दिन पहले सारे संसद सदस्यों को वो बिल भेजना पड़ता है। तो प्रस्तुत करने के बाद, संसद के पटल पर प्रस्तुत करने के बाद 3 बार उसका वाचन होता है और उसके बाद उसके ऊपर बहस होती है। बहस में अगर जो सदस्य हैं, एमपी जो हैं, वो अगर मांग करते हैं कि इसको इस कमेटी को भेज दिया जाए, संसदीय कमेटी को इसके ऊपर ज़्यादा बात करने के लिए, तो उसमें भेजा जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से इन बिलों को न सर्कुलेट किया, न 3 बार वाचन किया, सिर्फ रखा और घंटे 2 घंटे की बहस में उसको पास करवा दिया। क्योंकि बहुमत है तो पास करवा सकते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन लोकतंत्र का तकाजा ये है कि सब लोगों की राय लेकर के सर्वानुमति से बिल को पास किया जाए। किसानों पर एक आरोप मतलब ये भी लग रहा है कि बोले खालिस्तान फिर से उभर रहा है और सिखों को जिस प्रकार से बदनाम करने की जो एक राजनीति हुई है उस पर भी मैं आपके विचार जानना चाहूँगा। एक आरोप ये भी लगा है कि किसान आंदोलन मतलब जो किसान संगठन है इस मूवमेंट में जो शामिल हुआ है उनको बोले कि फॉरेन से फंडिंग होने की बात भी सामने आ रही है। इस बात की क्या सत्यता है, इस पर मैं आपके विचार जानना चाहूँगा। जहाँ तक खालिस्तान की बात है तो ये सिखों को बदनाम करने के लिए कहा जा रहा है। अगर खालिस्तानी होते ये लोग तो इनसे 11 राउंड की जो है बातचीत क्यों होती। किसानों से 11 राउंड की सरकार ने बातचीत की है। अगर सरकार को ये मालूम था कि ये खालिस्तानी हैं तो खालिस्तानियों से बात करने की क्या ज़रूरत थी। तो इसलिए ये तो कोई आरोप कोई सिद्ध नहीं होता है। दूसरी बात ये कि इसमें सिर्फ पंजाबी नहीं है या पंजाब प्रांत के लोग नहीं हैं, इसमें पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, राजस्थान के हैं, इवन महाराष्ट्र और बेंगलोर और उड़ीसा तक के लोग हैं इसमें, मतलब किसान हैं, तमिलनाडु के किसान हैं, आंध्र प्रदेश के किसान हैं। तो ये कहना कि ये खालिस्तान को उभार रहे हैं या खालिस्तानी लोग इसमें शामिल हो गए इसका किसान आंदोलन में, ये बिल्कुल भ्रामक प्रचार है। और सरकार तो हर तरह का काम किया सरकार ने, उनको खालिस्तानी भी कहा, उनको आतंकवादी भी कहा, उनको और भी कई तरह के उपमाएं दी, देशद्रोही हैं, ये हैं, वो हैं। लेकिन अंतिम बात ये है, एंड ऑफ द डे नरेंद्र मोदी ने उन तीनों कानूनों को वापस ले लिया। इसका मतलब ये है कि ये सारे आरोप मिथ्या थे और उनको बरगलाने के लिए, उनको देश को बरगलाने के लिए, देश में भ्रम फैलाने के लिए फैलाए जा रहे थे। इसके अंदर हो सकता है फॉरेन फंडिंग कुछ हो, लेकिन उसका सीधा कोई किसी देश से नहीं है। इनके बच्चे जो हैं पंजाब में के जो किसान हैं, उनके बच्चे अमेरिका, कनाडा और दुबई और कई जगह काम करते हैं और उन बच्चों ने अपने पिताजी को पैसे भेजे इस आंदोलन के लिए। तो वो उसको आप फॉरेन फंडिंग नहीं कह सकते, मतलब कोई उस तरह की फंडिंग नहीं है जिस तरह की कि भाई इस देश तोड़ने के लिए कोई फंडिंग हो रही हो, वो नहीं है। इंडियन सिटीजन्स जो थे, जो विदेश में जाकर रहे और उनके पिताजी या उनके परिवार के लोग यहीं हैं, उनके परिवार के लोगों को मदद करने के लिए वहाँ से पैसे आते हैं। इसके साथ ये भी आरोप लग रहा था कि ये देखो काजू खा रहे हैं, बादाम खा रहे हैं, लंगर, काजू का लंगर लग रहा है, बादाम का, तो ये भी वो उन्हीं के पैसों से चल रहा था। वास्तव में जो किसान यहाँ पर हैं उनके तो किसानी से देखा जाए तो वो उतनी आय नहीं है, लेकिन हम ये क्यों चाहते हैं कि किसान जो है फटेहाल ही रहें, वो क्यों नहीं खा सकता काजू और बादाम। तो ये सब बेकार मिथ्या बातें थी, इसमें कोई दम नहीं है। सेठ साहब, अगला क्वेश्चन ये है कि अब आगे की राह क्या हो सकती है, मतलब क्या होनी चाहिए और सरकार आपको क्या लगता है क्या करेगी? जिस प्रकार से मूवमेंट, मतलब जो बिलों को तो सरकार ने कानून को वापस ले लिया है, अब आगे की राह क्या होनी चाहिए और क्या सरकार करने जा रही है, इस पर मैं आपके विचार जानना चाहूँगा। सरकार ने बिल तो वापस ले लिए, ये बात सही है, लेकिन सरकार की नीयत अभी भी ठीक नहीं है। सरकार ने ये कह कर के बिल लिए है कि हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए, जबकि वो किसी भी किसान को नहीं समझा पाए।
ठीक है, वो ये मानने को तैयार नहीं है कि ये बिल ठीक नहीं है इसलिए हमने वापस लिए हैं। तो मुझे ये लगता है कि यूपी चुनाव के चलते या पंजाब के अभी 5 स्टेट के जो चुनाव हैं उसकी वजह से इन बिलों को वापस लिया गया है। अगर यूपी में, पंजाब में और उत्तराखंड में बीजेपी जीत गई या उनका वोट परसेंटेज बढ़ गया या उनको कुछ ज़्यादा सीटें मिल गई तो हो सकता है चुनाव के बाद ये बिल वापस आ जाए। आवरण बदल सकता है, इसी शेप में नहीं आएंगे पर कंटेंट यही होंगे, आवरण बदल जाएगा और वापस आ जाए। एक संभावना ये भी है कि अभी तीनों बिल तो पास हो, मतलब ले लेंगे वापस, वो तो कैबिनेट ने भी तय कर दिया है, लेकिन ये सारा अलोकतांत्रिक तरीके से हुआ है। अगर लोकतांत्रिक तरीके से करना था तो जैसे 11 राउंड की बात हुई तो 12वां राउंड और किसानों के साथ करते और उनके साथ कहते कि भाई हम जो है ये 3 बिल वापस ले रहे हैं, तो ज़्यादा सौम्यता रहती, ज़्यादा तर्कसंगत रहता, तो लोकतांत्रिक पद्धति बनती। अच्छा, फिर डिक्लेयर करने के पहले कैबिनेट मीटिंग होनी चाहिए थी। कैबिनेट मीटिंग में पहले बात होती और उसके बाद प्रधानमंत्री डिक्लेयर करते कि हमारी कैबिनेट ने ये तय किया है कि ये बिल वापस लेंगे। ये नहीं किया सरकार ने। नरेंद्र मोदी ने खुद अपने आप आकर के कह दिया कि हम बिल वापस लेंगे, फिर कैबिनेट में गए कि हम ये और कैबिनेट ने पास किया। तो कैबिनेट के पास चारा ही क्या था बिना पास किए? कैबिनेट को तो पास करना ही था जब प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी तो पहले घोषणा के पहले कैबिनेट से बात करनी चाहिए थी। तीसरी बात यह है कि उसमें एमएसपी का कोई जिक्र नहीं है। पूरे कैबिनेट में पास हुआ उसमें भी और प्रधानमंत्री ने डिक्लेयर किया उसमें भी। प्रधानमंत्री ने कहा कि एमएसपी के लिए हम एक कमेटी बनाएंगे और कमेटी बनाने का कोई औचित्य हमें नज़र नहीं आता है, क्योंकि कमेटियां क्या होती है कि चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए या टिरकाने के लिए होती है कि अभी आपको नहीं करना है तो कमेटी में डाल दिया। 2 कमेटियों का मैं अभी उदाहरण देता हूं आपको किसान आंदोलन के संदर्भ में। 2011 में एक कमेटी बनी, मतलब हुई थी, एमएसपी के लिए ही हुई थी, और वर्तमान प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो उसके हेड थे। उन्होंने जो घोषणा, मतलब जो सिफारिशें की कि एमएसपी होनी चाहिए, वैधानिक होनी चाहिए और लागत की 1.5 गुना मिलना चाहिए, जो स्वामीनाथन कमीशन ने कहा है। तो वो कमेटी की रिपोर्ट तो है, आप नई कमेटी और बना के क्या करो, तो उसी को लागू कर दो ना। जो खुद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी हुई कमेटी थी, मतलब जब वो मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने जो सिफारिशें उस समय की सरकार को, मनमोहन सिंह सरकार को दी, उसको आप क्यों नहीं लागू कर रहे हो? अब 10 साल हो गए उस कमेटी को हैं। और दूसरी कमेटी का जिक्र मैं ये करना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक कमेटी बनाई थी। कोर्ट में जब ये मामला गया तो इन तीनों कानूनों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, जिसमें वो अशोक गुलाटी और वो धनखड़, क्या नाम है वो, और ये 3 जने थे, 4 जने थे उसमें से मान ने तो अपना नाम वापस ले लिया था, फिर 3 जने रहे थे। उन तीनों ने अपनी रिपोर्ट दे दी, उसको भी 6 महीने से ज़्यादा हो गए। न तो सुप्रीम कोर्ट ने उस रिपोर्ट को देखी, न सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखी, न उसको पब्लिक किया। तो ऐसी कमेटियों का क्या मतलब है? आप एक कमेटी बनाने की जो बात कर रहे हो ये भ्रामक है और इस आंदोलन को तोड़ने की एक साजिश है कि एक बार ये टूट जाएगा, चले जाएंगे घर, उसके बाद वापस आंदोलन खड़ा करना बहुत मुश्किल काम होना। ये चाहिए कि कमेटियों की बात छोड़ें और सरकार और किसान, प्रधानमंत्री बहुत व्यस्त हैं तो उनको छोड़ दें, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हों, जिसमें एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी हो, उसमें राजनाथ सिंह भी हो सकते हैं क्योंकि वो किसानों के नेता माने जाते हैं, और भी कोई ऐसे 2-3 जने हों जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और किसानों की जो ये 40 जनों की जो कमेटी, इन्होंने संयुक्त किसान परिषद जो बनी हुई है, उसके जो 40 जो मेंबर्स हैं वो साथ बैठ कर के बातचीत करें और एमएसपी पे पहले बात करें। उसके बाद इन 3 किसानों का क्या भविष्य होगा और इसमें क्या सुधार होने चाहिए या इनके बाद किस तरह के बिल आने चाहिए, उसके ऊपर बातचीत करें। और पराली का जो एक कानून बनाया था इन्होंने, उस पे बात करें। बिजली का जो बिल लाने वाला है उस पे बात करें। शीट बिल लाने वाला है उस पे बात करें। मतलब ये सारे जितने भी किसानों की समस्याएं हैं उन सब
सबको एक साथ एड्रेस करके ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और किसान ये मिल करके उसको तय करें और उसके बाद जो निर्णय हो वो सरकार लागू करे। वो भी ये नहीं कि हाँ ठीक है ये बन गई और उसको ढकेलते जाएं, उसको लागू करें सरकार। उस जो जैसे फरारी पर बात हो गई थी और 5वें या 6ठे राउंड में उन्होंने मान लिया था कि हाँ हम इसको वापस ले लेंगे, बिजली बिल को भी वापस ले लेंगे, लेकिन आज तक नहीं लिया। तो ये जो बेईमानी जो है ना सरकार की, उसको रोकना पड़ेगा। सरकार को सही मंशा से, सही नीयत से और खुले मन से बात करनी पड़ेगी किसानों के साथ, और ये बात करनी तभी कुछ होगा। किसान आंदोलन के बारे में आपको सेठ साहब ने सब बताया है कि सरकार की क्या मंशा देखने को मिल सकती है और अभी तक मिली है, और किसान आंदोलन के जो मतलब किसान कानून को जिस तरह से वापस लिया गया है, सरकार का क्या नया रुख हो सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही बारीकी से प्रकाश डाला है। लेकिन आज जैसा कि आप जानते हैं, एक संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाया जा रहा है देश में। मतलब आप अलग अलग सोशल मीडिया पे आप एक्टिविटीज़ देख रहे हैं, लेकिन मैं सेठ साहब आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जो संविधान दिवस मनाए जाना कितना तर्कसंगत है, कितना सार्थक होगा ये, और दूसरा संविधान के क्रियान्वयन और इन सब चीज़ों को लेकर मैं आपकी राय को जानना चाहूँगा। क्या सोचते हैं कि देश संविधान के हिसाब से चलना चाहिए या सरकारों की नियति के हिसाब से चलना चाहिए? प्रश्न बहुत गंभीर है कि संविधान पे रोज़ बात होनी चाहिए और संविधान की जो प्रवेशिका है उसको हर एक को याद रखना चाहिए। लेकिन एक प्रश्न इसमें यह है कि जो लोग आज संविधान बना रहे हैं, क्या वो संविधान को लागू करना चाहते हैं? क्या वो संविधान के प्रोविजंस के ऊपर को फॉलो कर रहे हैं? ये बड़ा प्रश्न है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जो 15 अगस्त तो खैर हम आज़ादी के दिवस के रूप में मनाते हैं, आज़ाद हुए थे उस रोज़, पर गणतंत्र दिवस 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? मेरा प्रश्न है ये कि अगर आज संविधान दिवस है तो गणतंत्र दिवस क्या है? गणतंत्र दिवस का मतलब ही संविधान दिवस है, क्योंकि उसी रोज़ से हमारा काम संविधान के अनुसार शुरू हुआ। उसी के बाद हमारे राष्ट्रपति चुने गए, उसी के बाद हमारे यहाँ पे चुनाव हुए, उसी के बाद हमारे यहाँ मंत्रिमंडल चुनाव के बाद जो मंत्रिमंडल बना वही उस संविधान के आधार पर बना। 1950 की जनवरी के पहले हमारे यहाँ कोई संविधान नहीं था, है ना। तो इस दिन तो मतलब आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है सिर्फ कि आज के दिन इस संविधान को पूरा किया, दस्तखत हुए इसके ऊपर। लेकिन स्वीकार्यता इसकी और लागू करना, इसको इम्प्लीमेंटेशन तो 26 जनवरी को ही हुआ। तो संविधान दिवस तो 26 जनवरी ही है, गणतंत्र दिवस ही होना चाहिए। अब क्यों मनाते हैं उसके पीछे जो लॉजिक है वो मेरे को ये लगता है कि जो गणतंत्र दिवस है वो एक सरकारी दिवस है, एक बात। दूसरी बात ये है कि वो आज़ादी के आंदोलन के फ्रूट्स हैं, परिणाम है। आज़ादी के आंदोलन जो हुआ उससे हमको आज़ादी प्राप्त हुई और उसके बाद हमारा संविधान बना और संविधान लागू उस रोज़ हुआ, तो ये उसके परिणाम है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो आज दुर्भाग्य से सत्ता में हैं, उन लोगों ने उस आंदोलन में कभी भाग नहीं लिया, उन्होंने उस संविधान को कभी स्वीकार नहीं किया, उन्होंने कभी उस झंडे को स्वीकार नहीं किया। वो लोग जब सत्ता में आ गए तो अब उस गणतंत्र दिवस की जो महत्ता है उसको कम करने के प्रयास में युवाओं और छात्रों की क्या भूमिका हो सकती है संविधान को लागू करने में देश में, जो कि एक युवा फोर्स एक बड़ी ताकत के रूप में समझा जाता है? युवा चाहे तो संविधान क्या सारे देश को भी बदल सकते हैं। मतलब युवाओं की जो ताकत है वो बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि इस समय युवा जो है उसको एक अलग दूसरी लाइन पर ढकेल दिया है, उसको कैरियरिस्ट बना दिया है, उसको जॉब सीकर बना दिया है कि किसी भी तरह से बहुत बड़ी मतलब लाखों रुपए के पैकेजेस और ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो उसमें फंस गया है। तो उसके लिए वो शुरू से करियर ओरिएंटेड हो गया, तो कोचिंग और ट्यूशन और ये सब करते करते 3-4 जगह ट्यूशन करना, कोचिंग करना, उसमें टाइम लगाना, तो उससे देश के बारे में तो सोचने का टाइम ही नहीं है उसके पास।
तो मैं समझता हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की भी इस देश में कोई विशेष ज़रूरत नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का मतलब ये है कि आपको अपनी यूनिवर्सिटी से निकले हुए बच्चों पर, उनके परिणाम पर भरोसा नहीं है। क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी अच्छा पढ़ाती है, अच्छे शिक्षक हैं वहाँ पर, अच्छा पढ़ाती है और अच्छे तैयार करती है, तो फिर उनका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लेने का क्या मतलब है। उनके मेरिट से, उनसे इंटरव्यू से ही उनको सेलेक्ट हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, आपने सुना हिम्मत सेठ साहब को, जो कि बहुत ही गंभीरता से इन विषयों पर बात करते हैं। किसान आंदोलन पर बहुत ही बारीकी से नज़र रखे हुए थे। एक संपादक के रूप में ये बहुत ही क्रिटिकल सोचते हैं और हमेशा मतलब एक जिम्मेदारी के रूप में कि एक नागरिकों के साथ किस प्रकार से एक पत्रकार को, एक संपादक को खड़ा रहना चाहिए, उस भूमिका में हमेशा आगे रहते हैं और अपनी आवाज़ सरकार के सामने हमेशा बुलंद रखते हैं। तो न केवल किसान आंदोलन के बारे में सरकार की क्या मंशा होनी चाहिए उस पर भी बात रखी है। दूसरी बात कि संविधान दिवस क्यों मनाना चाहिए, क्या इसकी सार्थकता है और देश का युवा आज किस पोजीशन में है, क्या उसकी जिम्मेदारियां हैं, इन सब चीज़ों का एहसास कराती आपकी बातें बहुत ही सराहनीय। और बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस इंटरव्यू में शामिल होने के लिए।